सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। आज पढ़ने जा रहे हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट गुजरात बोर्ड एसएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो ये होने वाला है वन शॉट और बहुत ध्यान से समझना। हालांकि चैप्टर इजी है, समझना आसान है, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, और आपके लाइफ में भी रेगुलरली काम आने वाला है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं तो आगे जाके साइंस लेने वाला हूं तो मेरे इस काम में नहीं आने वाला, बट ऐसा नहीं है। पढ़ो, आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है? तो यहाँ लिखा है, हमारे मैंने टेक्स्ट बुक के ही पॉइंट्स उठाए हैं, तो आप इसको एज अ नोट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज हैविंग मैनी फेसेस। अब नॉर्मल तौर पर हम कहते हैं कि डेवलपमेंट जो प्रोसीजर है उसमें यह है कि लोगों के पास इनकम बढ़ गई, पैसा बढ़ गया तो वो हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नहीं, सिर्फ पैसा बढ़ना डेवलपमेंट नहीं है। पैसे के साथ और भी बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो सब भी इंप्रूव हो रही हैं तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसी चीज को, डेवलपमेंट प्रोसीजर एक्चुअली में है क्या, इसी चीज को बहुत डिटेल में समझेंगे हम इस चैप्टर के थ्रू। पूरा चैप्टर पढ़ के आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां लिखा है हमने, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस क्या क्या फीचर्स हैं जिससे आप कह सकते हो कि हाँ इकोनॉमी डेवलप हो रही है किसी भी देश की। तो यहाँ 3 पॉइंट्स हमारे टेक्स्ट में मेंशन किए गए हैं। कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश की जो इनकम है वो अगर लगातार बढ़ रही है, ओवरऑल देश की जो इनकम है लगातार अगर बढ़ रही है तो हम उसे कहेंगे कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री। अब पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम मतलब जो टोटल इनकम है कंट्री की। ठीक है, कंट्री की टोटल, ये तो नहीं दिखेगा अच्छे से, इसको ले लेते हैं। टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो कंट्री पूरा मिला के सब लोग कितना कमा रहे हैं और इस इनकम को हम डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से। तो एक इंसान, हमारे देश का पर पर्सन कितना इनकम हो रहा है वो कहलाता है पर कैपिटा इनकम। अब कई बार ऐसा होता है कि पर कैपिटा इनकम की वैल्यू फॉर एग्जांपल आ गई 10,000, तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि एवरेज उस देश में हर इंसान लगभग 10,000 रुपया कमा रहा है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई 10,000 कमा रहा है, कोई ज्यादा भी कमा रहा होगा, कोई कम भी कमा रहा होगा। बराबर। अब जैसे बात करें अंबानी की, तो भाई उनकी इनकम तो मतलब करोड़ों करोड़ों में है। ठीक है, और दूसरी तरफ कई लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं जो दिन का मतलब महीने का 10,000 भी नहीं कमाते। ठीक है, तो काफी डिफरेंस है। फिर भी पर कैपिटा इनकम अगर हम बोलें कि फॉर एग्जांपल 15,000 है, तो क्या अंबानी 15,000 कमा रहे हैं? क्या वो गरीब 15,000 कमा रहा है? नहीं, एक एवरेज है। तो पर कैपिटा इनकम हमको एक एवरेज आइडिया देता है कि लगभग हर इंसान कितना उस देश में कमा रहा है, एग्जैक्ट फिगर नहीं देता। पर ठीक है, अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है देश में तो देश डेवलप कर रहा है, ऐसा कहा जाएगा। इंप्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड में अगर इंप्रूवमेंट हो रही है। अब अगर आप देखें पहले के कंपैरिजन में, आज से कुछ साल पहले अगर हम चले जाएं तो लोगों के घर में कूलर अफोर्ड कर पाना भी बहुत मुश्किल होता था। आज बहुत सारे घरों में लोग एसी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहले लोगों के पास क्या होता था ना, आज से अगर 20-25 साल पहले अगर आप जाएंगे तो लोगों के घर में बाइक अगर आ गई तो पूरा मोहल्ला जमा हो जाता था देखने के लिए, अरे बाप रे बाइक लिया है इन्होंने। आज की डेट में बड़ी नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, आजकल लोग कार को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, पहले एक टाइम था कि कार ले लिया तो मतलब बहुत बड़े जो सेलिब्रिटीज होते थे उनके पास सिर्फ कार होती थी। ठीक है, आज की डेट में आम लोग भी कार लेके घूम रहे हैं। तो लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है, राइट। तो अगर लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, बेटर चीजें आ रही हैं, तो भी कहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद आती है बात जो हम नेशनल इनकम की बात करें तो यहां लिखा हुआ देखो, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इज बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री विथ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वी ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम। जैसा मैंने आपको पीछे पहले ही बता दिया, तो ये आप डेफिनेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड क्या है? लिविंग स्टैंडर्ड में फूड ऑब्टेन करने की फैसिलिटीज, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, शेल्टर, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में।
मैंने जैसा एग्जांपल दिया आपको कार का और वगैरह वगैरह, बहुत साल पहले ऐसा भी होता था, आज से 15-20 साल पहले जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कि लोगों के लिए अपना खुद का घर खरीद पाना बहुत मुश्किल होता था। मोस्ट ऑफ लोग जो होते थे रेंट्स पे होते थे, घर बहुत पैसे वाले लोगों के पास ही होता था। आज मिडिल क्लास इनकम के जो लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज के जो लोग हैं, उनके पास भी अपना खुद का घर है। क्यों, कैसे पॉसिबल हुआ? तो ये लोन फैसिलिटीज इंप्रूव हुई, बैंकिंग सिस्टम को हमने इंप्रूव किया, तो आज एक आम इंसान मतलब अगर 25-30 हजार भी कमा रहा है तो वो लोन लेकर अपने लिए घर खरीद सकता है, अपने लिए गाड़ी खरीद सकता है। तो इस तरह से उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है। वो खुद के घर में रह रहा है तो उसको कोई झंझट नहीं है दूसरी चीजों का, गाड़ी से जा रहा है तो आने जाने में उसको आसानी हो रही है। तो ये सारी चीजें इंप्रूव हुई है, राइट। तो ये सब पार्ट है किसका, लिविंग स्टैंडर्ड का, ठीक है। घर अच्छा हो गया, आपके पास अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खाना अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारा किसका पार्ट, लिविंग स्टैंडर्ड का। अगर देश का इनकम बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, ठीक है, जैसे कि हमारे देश में भी हुआ है, इंडिया में लोगों की इनकम बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, कब से, आजादी के बाद से लेके। तो इन सारी चीजों में इंप्रूवमेंट हुआ है, लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव हुआ है, तो हम कहेंगे कि इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। ये सारी चीजें हमारे देश में देखने को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। लोग पहले साइकिल भी मुश्किल से ले पाते थे, बाइक, फिर धीरे धीरे लोग कार पर आ गए, फिर पहले खुद का घर नहीं होता था, धीरे धीरे खुद के घर होने लग गए लोगों के, ठीक है। पहले लोग घर में मुश्किल से खाने का अरेंजमेंट था, आजकल लोग घर पे खाते हैं, सैटरडे संडे बाहर निकल जाते हैं खाने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं कि बहुत कुछ चेंजेस आए हैं इकोनॉमी में, तो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने जैसी, कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फर्क है। जनरल तौर पर हम इन चीजों को एक जैसा समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेम चीजें हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों में फर्क है। हालांकि सुनने में एक जैसे लगते हैं, बट दोनों में छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, उन पर खास ध्यान देना है। तो कुछ फैक्टर्स पर हमने ये डिफरेंसेस देखे हुए हैं। कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट प्रोसेस के हिसाब से अगर हम देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है क्वालिटेटिव, वेयर एज इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिटेटिव। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो वो एक क्वालिटेटिव अप्रोच है। क्वालिटेटिव मतलब उसका क्वालिटी से लेना देना है, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्वांटिटेटिव है, मतलब उसका क्वांटिटी से लेना देना है। मतलब ये कि अगर किसी चीज की मतलब अमाउंट बढ़ रहा है उसका, तो वो क्वांटिटेटिव चेंज आ रहा है, और किसी चीज की स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट आ रहा है, उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो दैट इज क्वालिटेटिव। तो अगर आपके देश में सिर्फ लोगों की इनकम बढ़ रही है तो उस हिसाब से हम कहेंगे कि वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है, लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अमाउंट बढ़ना और क्वालिटी बढ़ना, अमाउंट बढ़ना इज इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और क्वालिटी इंप्रूव होना यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट है हमारा अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी। आपके इकोनॉमी में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, इसके बेसिस पर भी हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर देखो, अगर आपकी इकोनॉमी में नए नए रिसर्चेस हो रहे हैं और तब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर देखो कि फॉर एग्जाम्पल आप एग्रीकल्चर करते हो, एग्रीकल्चर का काम करते हो, खेती कर रहे हो, तो आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 हिस्से हैं आपके पास, ठीक है। अब यहां पर ये आपके पास 1 एकड़ जमीन है, ये भी 1 एकड़ जमीन है, ठीक है। इसमें से आप 10,000 टन्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आपके पास 2 हिस्से थे, 2 खेत थे, दोनों 1-1 एकड़ के, आप सिर्फ 1 एकड़ में खेती करते थे, ठीक है। इसके हिसाब से आपको 10,000 टन व्हीट प्रोड्यूस होके मिल रहा था, इसको सेल करते थे, प्रॉफिट कमाते थे। अब आपको ऐसा रिक्वायरमेंट आया कि ज्यादा व्हीट चाहिए, ठीक है, ज्यादा व्हीट बेच के ज्यादा पैसा कमाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप इस पीस को भी अब यूज कर रहे हो, इसके अंदर भी खेती कर रहे हो, फिर इसमें भी 10,000 टन ऑफ व्हीट आपने जनरेट किया, राइट। तो आपने अपना जो व्हीट का प्रोडक्शन था बढ़ा लिया, पहले खाली 10,000 था, अब कितना कर लिया? 20,000 कर लिया। तो व्हीट का प्रोडक्शन हमने डबल कर लिया, बराबर है। तो ये क्या कहलाएगा?
ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जब प्रोडक्शन बढ़ाया तो उसके लिए जो इनपुट्स लगे, जो चीजें लगानी पड़ती हैं प्रोडक्शन में, वो भी तो बढ़ाना पड़ेगा। जितना सीड यहां यूज करते थे उतना ही सीड यहां भी यूज किया गया होगा, जितना फर्टिलाइजर यहां यूज करते थे उतना यहां भी यूज किया गया होगा, जितने मजदूर इसमें लगाए होंगे उतना यहां भी लगाए होंगे। तो जब आपने इनपुट्स डबल किए हैं तो आउटपुट डबल हुआ है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहलाएगा इकोनॉमिक प्रोग्रेस। लेकिन अगर हमने क्या किया, इसी लैंड में जो हमारा ये एक ही पीस है इसको हम अभी यूज नहीं कर रहे, ठीक है, इसी में मैंने नई टेक्नोलॉजी यूज की, HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया, ठीक है, और जो स्किल्ड लेबर है उनका इस्तेमाल किया। इन सब की मदद से मैंने क्या किया, सेम पीस ऑफ लैंड से 10 की जगह इस बार 15,000 टन का प्रोडक्शन करवा लिया, ठीक है। तो मेरा जमीन तो अभी भी उतना ही लगाया है मैंने, थोड़ा बहुत इनपुट बढ़ाया मैंने, थोड़ा मेरा पैसा लगेगा, बाकी जमीन डबल नहीं करनी पड़ रही है, फर्टिलाइजर भी बहुत ज्यादा नहीं लगाना पड़ रहा है, लेबर भी डबल नहीं लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, साइंटिफिक चीजों पर काम कर रहा हूँ और उसकी मदद से मैंने इंप्रूवमेंट किया। अब ये HYV सीड्स कहाँ से आए होंगे? जब रिसर्च होगा मार्केट में उसके हिसाब से हम नई नई चीजें डेवलप करते हैं। नए नए इक्विपमेंट्स किस तरह से बनेंगे? रिसर्च के बेस पर बनेंगे। तो मार्केट, तुम्हारी इकोनॉमी में रिसर्च हो रहा है, रिसर्च के बेस पर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, उसकी मदद से तुम सेम इनपुट में ज्यादा प्रोडक्शन निकाल रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बराबर है। तो इनपुट बढ़ाया नहीं, फिर भी आउटपुट बढ़ाया, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी लगाई, रिसर्च की मदद से ये सब काम किया, तो ये कहलाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन अगर बढ़ाया तो, लेकिन इनपुट भी डबल किया और आउटपुट भी डबल हुआ, तो वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहलाएगा। तीसरा पॉइंट है हमारा, इन रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। अब डेवलप्ड कंट्रीज के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्राइटेरिया अलग अलग है, ठीक है। अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे देश हैं, ठीक है, पाकिस्तान ले सकते हो, श्रीलंका ले सकते हो, मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अगर इन देशों में लोगों की इनकम बढ़ती है, इस देश जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में लोगों की अगर इनकम बढ़ती है, देश की इनकम बढ़ती है, तो उसके लिए ये कहलाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके लिए आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हो, किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। लेकिन अगर डेवलप्ड कंट्री है, वो कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड, जैसे यूएस है, जापान है, ठीक है, इन सब देशों को हम डेवलप्ड कहते हैं, ये ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। अगर इनमें लोगों की इनकम बढ़े, सिर्फ इनकम बढ़े, तो उनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। तो बताया अलग अलग देशों के लिए क्राइटेरिया अलग अलग है। डेवलपिंग कंट्री में इनकम बढ़ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंट होता है, पर डेवलप्ड कंट्री के अंदर इनकम बढ़ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंट नहीं होगा। चलते हैं आगे, फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। कैसे देशों को हम डेवलपिंग कहते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है, श्रीलंका डेवलपिंग कंट्रीज है, तो क्या पैरामीटर्स हैं कि हम उन्हें डेवलपिंग कह सकते हैं, किन देशों को हम डेवलप्ड कहते हैं? कुछ तो चीजें होंगी जो इस पर डिसाइड किया जाता होगा कि इस देश को डेवलपिंग कहेंगे, इसको डेवलप कहेंगे। तो बात करें अगर हम, तो वही सारे फीचर्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अभी डेवलपिंग कंट्रीज के, ठीक है। कितने फीचर्स हैं? कुछ 9-10 फीचर्स हैं शायद, मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। 9 और यस 9 फीचर्स हैं। तो पहला जो फीचर है, लेस पर कैपिटा इनकम। ऐसे देश में लोगों की पर कैपिटा इनकम कम होती है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम मैंने पहले ही बताया क्या होता है। तो जिन देशों में लोगों की पर कैपिटा इनकम कम होगी, अब पर कैपिटा इनकम कम होगी तो जाहिर सी बात है हम चीजें कम खरीद पाएंगे, इनकम कम है, कम चीजें खरीद पाएंगे, लिविंग स्टैंडर्ड भी हमारा लो रहेगा। तो इस तरह के देश कहलाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। जिन देशों में पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है उन्हें हम कहते हैं क्या? डेवलप्ड कंट्रीज। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो इन देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% या उससे ज्यादा होती है। मतलब हर साल उस देश में जितनी पॉपुलेशन है उसका 2% हिस्सा और बढ़ जाता है। हर अगले साल में पिछले साल के कंपैरिजन 2% का इंक्रीज हो जाता है या उससे ज्यादा का इंक्रीज होता है। तो ऐसे देश कहलाते हैं डेवलपिंग देश, ठीक है। तो इंडिया में भाई जाहिर सी बात है, इंडिया चाइना जैसे देशों में पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये कहलाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज। फिर बात करें डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ये जो देश होते हैं डेवलपिंग देश, इनकी मेजॉरिटी ऑफ जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है।
मोस्ट ऑफ जो एक्सपोर्ट्स भी हैं वो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड ही होते हैं, खेती पर निर्भर है। मोस्ट ऑफ जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी इसी फील्ड से मिलती है, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 60% जैसी पॉपुलेशन ऐसी है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, उनका इनकम एग्रीकल्चर से ही आता है। तो इस वजह से हम डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा है हमारे यहाँ पर, इसमें देखो, more than 60% of the population is dependent on agriculture for employment and contribution of agriculture in national income is about 26%। अब सोचो देश के 60% लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये सेक्टर हमको इनकम कितनी लाके दे रहा है, इनकम सिर्फ और सिर्फ 26% दे रहा है। मतलब देश के 60% लोग मिलकर सिर्फ 26% इनकम जनरेट कर रहे हैं। मतलब अगर तुम्हारा देश मिलकर 100 रुपया कमाता है, सारे लोग मिलकर 100 रुपया कमाते हैं, तो 60% लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 26 रुपए कमा रहे हैं। बाकी जो, अब मान लो 40 बचे, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 ही लोग की बात करूं मैं, तो 100 में से 60 लोग मिलकर 26 रुपए कमा रहे हैं और 40 लोग मिलकर कितना कमा रहे हैं, 100 - 26 यानी कि 74 रुपीज कमा रहे हैं। यानी कम लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग कम पैसा कमा रहे हैं। इसलिए इनकम जो है, मेजॉरिटी ऑफ इनकम बहुत गिने चुने लोगों के हाथ में है और बहुत सारे लोगों के हाथ में पैसा बहुत कम है। इसकी वजह से क्या होता है, इनकम डिस्पैरिटी होती है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर होता है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इस तरह से। फिर क्या है हमारा अगले पॉइंट में है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो जैसा मैंने बताया कि इस वजह से ये चीजें होंगी। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, 20% रिच पीपल शेयर 40% ऑफ नेशनल इनकम। अब देख लो, देश के सिर्फ 20% लोग, ठीक है, देश का 40% इनकम कंट्रोल करते हैं। दूसरी तरफ जो देश के गरीब 20% लोग हैं उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 10% है। तो टॉप के 20% लोगों को पकड़ो और बॉटम के 20% लोगों को पकड़ो। टॉप के 20% है वो 40% इनकम ला रहे हैं और बॉटम के जो 20% है वो सिर्फ और सिर्फ 10% इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो अमीर और गरीब का गैप बहुत ज्यादा होता है ऐसे देशों में। तो वही लिखा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा अनइक्वल है, गरीब और अमीर में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। फिर आती है बात किसकी, अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट इन देशों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो जैसे कि 3% ऑफ द टोटल लेबर से ज्यादा, मतलब आपके देश में अगर 100 लोग ऐसे हैं जो काम करने में कैपेबल हैं, ये नौकरी धंधा कर सकते हैं, ठीक है, और काम करना भी चाहते हैं, ठीक है, पर इन्हें काम नहीं मिल रहा, तो 100 में से 3 या उससे ज्यादा लोग के पास काम ही नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा आपके देश में है तो आपका देश कहलाएगा डेवलपिंग, ठीक है। तो इन देशों में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और कई तरह के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, उसमें पूरा टॉपिक ही दिया हुआ है डिटेल में, ठीक है। इसमें फिलहाल जान लो शॉर्ट में कि सीजनल मतलब कि कुछ टाइम के लिए काम होता है, कुछ टाइम के लिए नहीं होता है, इस टाइप का, ठीक है। फिर बात करें अपन पोवर्टी की। गरीबी इन देशों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। बहुत बड़ा अमाउंट जो पॉपुलेशन है देश की, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाता। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में क्या है हमारी, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी बहुत सारे लोग उस देश में पूरी नहीं कर पाते। आगे की फैसिलिटीज तो छोड़ दो, जो एक आम इंसान को अपनी लाइफ को चलाने के लिए जरूरी है वो भी ये लोग फुलफिल नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग हैं क्या, गरीब। तो इन देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसे लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है। लगभग 1/3 देश की लगभग 1/3 पॉपुलेशन गरीब होती है, ठीक है। फिर बात करें डुअल इकोनॉमी। डुअल इकोनॉमी क्या है, डुअल का मतलब ही है दो तरह की चीजें, ठीक है। तो इकोनॉमी डुअल है, 2 तरह की चीजें, मतलब उसी देश के अंदर एक तरफ लोग बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी देश में दूसरी तरफ
कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने मेथड्स पर डिपेंडेंट है। तो जैसे हमने यहाँ देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, कि ये दो एग्जाम्पल खेती के लिए इसी देश में देखो एक मतलब सेक्शन ऐसा है समाज का जो इस तरह के हाईटेक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, ये खेत की जुताई वगैरह कर रहे हैं, इसके लिए कितनी एडवांस मशीनरी इन लोगों ने लगा रखी है। दूसरी तरफ इसी देश में कुछ लोग आज भी खेतों को जोतने के लिए बैलों पे डिपेंडेंट है, हल की मदद से खेत जोतते हैं। तो ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दोनों टेक्नोलॉजी उसी देश में देखने को मिल रही है। इसी को कहते हैं डुअल इकोनॉमी। ऐसा नहीं है कि उस देश में सब एक जैसे हैं, एक तरफ बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने वाले लोग हैं, एक तरफ बहुत ही प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज करने वाले लोग हैं। तो ये चीज देखने को मिलती है इस तरह के देशों में। कैसे देशों में? डेवलपिंग कंट्रीज में। आठवां फीचर क्या है? इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ऐसे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की कमी होती है, सफिशिएंट नहीं होते, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना नहीं होते। अब जाहिर सी बात है, आपने पीछे देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होता है ऐसे देशों में। तो पॉपुलेशन जब बहुत ज्यादा होगी तो जो भी फैसिलिटीज बनाई जाएंगी लोगों के लिए वो तो कम ही पड़ेंगी, है कि नहीं? सबसे बड़ा एग्जांपल है रेलवेज। देखो ये मुंबई लोकल, आए दिन आपने टीवीज में और ऐसे देखे होंगे सीन्स कि लोकल्स के बारे में, जब मुंबई लोकल के बारे में बताया जाता है तो इसी तरह से लोग ऐसे लटक लटक के जा रहे हैं। स्टेशनों पे इतनी भीड़ होती है। अब सोचो कि अंदर जगह नहीं होती, लोग ठुसा ठुसा के बैठे हैं, गेट तक लटके हुए हैं। फिर सीजन्स में आपने देखा होगा वैकेशंस वगैरह में जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें होती हैं उसमें बैठने की जगह नहीं मिलती। लोग 70-80 लोगों की सीट होती है तो उसमें 100-100, 150-150 लोग घुसे हुए होते हैं, ठीक है। दरवाजे तक लटक के जाते हैं लोग 1500-1500, 2-2000 किलोमीटर तक, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? लोगों को शौक चढ़ा है इस तरह से जाने का? नहीं, इसलिए हो रहा है क्योंकि उस तरह से लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं हो पा रहा। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं बना पा रहे, ठीक है। लोग बहुत ज्यादा हैं। तो ये दिक्कतें डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलती हैं कि रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कमी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, वगैरह वगैरह। फिर है फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ऐसे देशों का जो इंटरनेशनल ट्रेड है, मतलब दूसरे देशों के साथ जो ये लोग बिजनेस करते हैं वो कैसा होता है उसे देखते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो एक्सपोर्ट क्या करते हैं? एग्रो प्रोडक्ट्स, मतलब एग्रीकल्चर से उगने वाली चीजें, फल फ्रूट वगैरह बेचेंगे, ठीक है। या फिर मिनरल्स वगैरह, जो माइनिंग करके मिनरल्स निकाले जाते हैं, ठीक है, आयरन का और होगा, किसी और मेटल का और होगा, ये सारी चीजें निकाल कर ये लोग दूसरे देशों को बेचते हैं। इनकी जो वैल्यूएशन होती है मार्केट में वो काफी कम होती है, ठीक है। दूसरी तरफ ये लोग दूसरे देशों से जो सामान खरीदते हैं, ठीक है, उन सामान की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होती है। दूसरे देशों से लोग खरीदते क्या है? देखो कैसी चीजें खरीदते हैं। इंपोर्ट्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, मशीनरीज होती हैं, ठीक है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें होती हैं। तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। कहने का मतलब जो दूसरे देशों को बेच रहे हैं वो कम वैल्यू का है और जो दूसरे देशों से खरीद रहे हैं वो ज्यादा वैल्यू का है। मतलब कमा कम रहे हैं, क्योंकि बेच सस्ता सामान रहे हैं तो कमा कम रहे हैं, और खरीद रहे हैं महंगा सामान तो खर्चा ज्यादा है। तो इनकम कम है, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाई देश में कर्जा वर्जा तो आएगा ही। तो इस तरह के देशों में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दिया। हमारे अपने देश की बात करें तो हम लोग ज्यादातर फार्म प्रोडक्ट्स और ये ओर्स वगैरह बेचते हैं। अगर मैं फार्म प्रोडक्ट की बात करूं तो मान लो कि आप गेहूं बेच रहे हो फॉर एग्जांपल। गेहूं कितने का होगा? मान लो जो मार्केट में सेलिंग प्राइस है, जो हम खरीदते हैं वो नहीं, जो ऐसे किसानों से लेकर और इस तरह से बेचा जाता है, मान लो 30 रुपए किलो, ठीक है। 1 केजी का 30 रुपया लग रहा है, ठीक। कितना गेहूं बेच दोगे? ठीक है, मान लो कि अगर मैं 1 लाख किलो भी गेहूं बेच दूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? और ये अकेला ही राफेल जेट है, आपने सुना होगा इसके बारे में, 1800-1900 करोड़ का एक है, ठीक है। तो ये एक ही खरीदने में हमारा इतना सारा पैसा चला जा रहा है, जितना हम इसके कई ट्रक भर कर बेच दें तो भी नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है जो हम चीजें बेच रहे हैं उनका वैल्यू बहुत कम है और जो खरीद रहे हैं वो बहुत महंगा है, ठीक है। तो इस वजह से जो ट्रेड डेफिसिट कहते हैं इसको, इसे क्या कहते हैं? ट्रेड डेफिसिट। मतलब ये कि एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। कंट्री ए ने बी को 100 रुपए का सामान बेचा और बी से ए ने सामान जो खरीदा वो 700 रुपए का था। तो इसने 100 रुपए का बेचा तो बी इसको कितना देगा? 100 रुपया देगा।
और बी इससे लेगा कितना, 700 रुपया लेगा। तो डिफरेंस कितने का आया, 600 रुपए का। अब अगर मैंने इसको पैसा नहीं दिया, ए ने बी को पैसा नहीं दिया, ठीक है, 700 देना था, उससे 100 लेना था, तो उसने बोला मेरा 100 काट के बचा है मेरे को दे दो, तो इसको अब इसको कितना देना होगा, 600 देना होगा। अभी जो 600 इसको देना था वो अब तुरंत नहीं दे पाएगा, तो इसके ऊपर आ गया कर्जा। तो इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड डेफिसिट क्रिएट हो गया। इसका इसके ऊपर सॉरी इसका इसके साथ ट्रेड डेफिसिट हुआ और इसका इसका ट्रेड सरप्लस हुआ, ठीक है। मतलब मैं अगर किसी के ऊपर ज्यादा पैसा चढ़ा दूं, मेरे को उससे ज्यादा पैसा लेने हैं, तो मेरा हो गया ट्रेड सरप्लस। और अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं, कर्जा आ गया मेरे ऊपर, तो मेरा हो गया उसके साथ ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। तो इस तरह की चीजें इन देशों में देखने को ज्यादा मिलती हैं कि ये ट्रेड डेफिसिट क्रिएट करते हैं, कर्जे में चले जाते हैं। तो ये थी हमारी फीचर्स, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंपल तौर पर समझ सकते हैं, कोई भी काम करने के बदले अगर हम पैसा ले रहे हैं, हमारा पर्पस है प्रॉफिट कमाना किसी भी काम में, तो वो काम कहलाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर हम कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसको करने में हमको कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक, अब इकोनॉमिक के तो बहुत सारे एग्जांपल हैं यार, मैं समोसे बना के बेच रहा हूँ, मैं केले बेच रहा हूँ, मैं कपड़े सिल रहा हूँ, ये सब करने के पीछे मेरा पर्पस क्या है कि लोग मुझे पैसे दें, ठीक है। तो मेरी एक्टिविटी क्या हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। लेकिन अगर मैं चैरिटी कर रहा हूँ, किसी गरीब को कुछ दान दे रहा हूँ, जाके गरीबों को खाना खिला दे रहा हूँ, तो उसके बदले में उनसे पैसा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मेरा बस ये पर्पस है कि मैं उनकी हेल्प कर दूँ। तो ये चैरिटेबल वर्क जो है, ये सब क्या कहलाते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ये भी आता है, जैसे एक मदर है, एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है, उसको पाल पोस के बड़ा करती है, तो उसमें उनका ये थोड़ी ना फायदा छुपा है कि भाई मेरे तेरे से पैसे लूंगी, ठीक है, आज तेरे को मैंने खाना बना के दिया, अल्लाह 200 रुपये दे, ये तो नहीं होता। तो कोई भी मदर अगर अपने बच्चे को मतलब पाल पोस के बड़ा कर रही है, तो उसमें उनका कोई प्रॉफिट पर्पस नहीं होता, तो ये एक्टिविटी क्या कहलाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। और बाकी आपको इकोनॉमिक के एग्जाम्पल्स यहाँ दिख रहे हैं। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें तो हमने समझ ली कि चलो डेवलपिंग कंट्री क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, पर कैपिटा इनकम वगैरह क्या है, क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीजें समझने के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, अब हमारा पर्पस है क्या कि हम इंडिया की इकोनॉमी को समझें, ठीक है। पहले हम एक जनरल आइडिया ले रहे थे इकोनॉमी का, अब हम समझ रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, ताकि हम रिलेट करके जज कर सके कि हम किस कैटेगरी में आएंगे, हमारी क्या सिचुएशन है, आगे चल के हमारे देश में क्या क्या और चीजें करने की हमें जरूरत है, ये सारी चीजें हम जानेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है बेसिकली देखा जाए तो हमारे यहाँ 3 सेक्शंस बनाए गए हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, जिसको हम कह सकते हैं टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो 3 सेक्टर्स में बांटी गई हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ठीक है। यहाँ हम पूरी इंडिया की इकोनॉमी नहीं पढ़ पाएंगे, हम सिर्फ अभी फिलहाल ये समझ रहे हैं कि कुछ एक्टिविटीज जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटी गई हैं। तो वो 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, किसे प्राइमरी किसे सेकेंडरी क्या कहेंगे, ठीक है। तो पहली है हमारी प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज कैटल रियरिंग, कैटल ब्रीडिंग, फिशिंग, पोल्ट्री वगैरह वगैरह। तो जो एग्रीकल्चर रिलेटेड हमारे काम है, ठीक है, चाहे मैं जानवरों को पालता हूँ, दूध के लिए दूध बेचता हूँ, ठीक है, मछली वगैरह पाल रहा हूँ, मछलियां बेच रहा हूँ, ये सब जो एक्टिविटीज है, खेती कर रहा हूँ, ये सब किस में आता है, प्राइमरी एक्टिविटी में। इसके अलावा माइनिंग वगैरह जो हम मिनरल्स खोद के जमीन से निकालते हैं उसको बेचते हैं, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज में। ये है पूरा जो एक्टिविटीज जिस सेक्टर में आते हैं, बताना कि 3 पार्ट्स किए हैं हमने, तो जिस सेक्टर में ये एक्टिविटीज आती हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो अगर कोई इंसान खेती कर रहा है, माइनिंग में रिलेटेड है, ऐसा है, तो हम कहेंगे कि वो किस सेक्टर में काम कर रहा है, वो इकोनॉमी के प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इसमें स्मॉल से लेकर लार्ज स्केल सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह सब आ जाता है, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बेकरी ही चला रहे हैं, अब बेकरी में आप क्या कर रहे हैं, कोई भी आटा वाटा से, मैदा से बिस्किट्स, ब्रेड्स वगैरह बना बना कर अगर बेच रहे हैं, तो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आप एक छोटी मोटी फैक्ट्री चला रहे हैं, तो ये कहलाएगा क्या, सेकेंडरी सेक्टर। जिस सेक्टर में आपकी एक्टिविटी आएगी वो सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। इसके अलावा इसमें सब कुछ बनता है, छोटी पिन से लेके जायजेंटिक मशीन्स तक, यानी बड़ी बड़ी मशीनें तक, सुई बन रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल छोटी सुई आती है, पिन बना रहे हैं,
ठीक है, खिल्ली बना रहे हैं और बड़ी बड़ी मशीनें बना रहे हैं, सैटेलाइट्स बना रहे हैं, शिप बना रहे हैं, एरोप्लेन्स बना रहे हैं, ये सब का सब मिलाकर जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं ये आता है किसके अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। तो सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज होती हैं, किसी चीज को बनाने की एक्टिविटीज होती हैं। फिर आता है सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर, नाम से ही पता चल जाता है सर्विस, यहां कुछ प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है, किसी चीज को बनाया नहीं जाता, यहां सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सर्विसेज किस तरह की हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल फोन से हम बात कर रहे हैं, दूसरे से कम्युनिकेशन है, तो हमको जो कंपनियां, फॉर एग्जांपल आप एयरटेल, वोडाफोन, किसी का भी रिचार्ज कराते हैं, तो ये कंपनियों का हम मंथली रिचार्ज क्यों कराते हैं, इनके टावर्स हैं, इनके टावर्स का इस्तेमाल करते हैं, जब हम फोन लगाते हैं उनके टावर्स यूज में आते हैं, तो उनके टावर्स को यूज करने का भाड़ा दे रहे हैं हम उनको महीने का या जो भी है, ठीक है, तो उनके सर्विसेज का यूज कर रहे हैं हम। ऐसा तो है नहीं ना कि 400 रुपए 500 रुपए का रिचार्ज कराया और बोला ला टावर मेरे घर पे लगा दे भाई, टावर खरीद लिया मैंने, टावर तो नहीं खरीद के लाया ना, आप खाली उसकी सर्विस को यूज कर रहे हैं। या आप मान लो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, ऑटो रिक्शा का फॉर एग्जांपल यूज करते हैं, आप यहाँ बैठे हो, बोले कि हाँ वहाँ मेरे को छोड़ दो, और उन्होंने बोला 20 रुपया भाड़ा हुआ, अब 20 रुपया भाड़ा देके आप उतर जाते हो ना, ऐसा तो नहीं बोलते हो ना लाओ रिक्शा दे दो मेरे को, रिक्शा तो आपकी नहीं हुई ना, आपने सिर्फ उसकी सर्विस का यूज किया है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, फिर चाहे डॉक्टर्स जो हमको सर्विसेज देते हैं, टीचर्स की जो सर्विसेज है, ठीक है, ये सब एयरवेज, वाटरवेज, ये सब किस में आते हैं, सर्विस सेक्टर में। टूरिज्म वगैरह किस में आता है, सर्विस सेक्टर में। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब क्या है, सर्विसेज हैं, सब सर्विस सेक्टर में आता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या हैं, तो प्रोडक्शन कोई भी जब करते हैं, अब प्रोडक्शन एक्टिविटी किस में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। क्या चीजें जरूरी हैं, उनको हमने 4 कैटेगरीज में बांटा है, 4 फैक्टर्स। कौन कौन से 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीजें हैं क्या, हम इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है लैंड। जनरल तौर पर हम लैंड का मतलब क्या समझते हैं, खाली एक जमीन नहीं, इकोनॉमिक्स टर्म्स में हम अगर समझे, इकोनॉमी के टर्म्स में लैंड में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे लैंड पर उगने वाली चीजें, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट हैं, माउंटेन्स हैं, लैंड से जो मिनरल्स मिल रहे हैं, ये सब चीजें किस में आएंगी, लैंड में आएंगी। तो जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, मिनरल्स प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, मेटल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस, सब क्या कहलाएगा, लैंड। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो लैंड जो फैक्टर है उसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। फिर बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल में क्या है, मैन मेड इंस्ट्रूमेंट्स हेल्पफुल इन प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, हाउसेस एक्सेट्रा। जो इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है या पैसों का इस्तेमाल हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इसे हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, आप हथौड़ी यूज कर रहे हो, कोई मशीन यूज कर रहे हो, खिल्ली यूज कर रहे हो, ठीक है, इन सब का यूज है आपके प्रोडक्शन एक्टिविटी में, तो ये सब क्या कहलाएगा, कैपिटल। आप प्रोसेस करने के लिए पैसा लगा रहे हो, लेबरों को पैसा देना है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरीज देनी है, तो ये सब पैसा जो लगा रहे हो ये भी क्या कहलाएगा, कैपिटल। तो जो हम इनपुट्स दे रहे हैं प्रोसेस में, ठीक है, रॉ मटेरियल वगैरह, ये सब क्या कहलाता है, कैपिटल है। ठीक है, फिर बात करें लेबर की, तो लेबर मतलब क्या, नॉर्मल तौर पर लेबर से हमको ये लगता है कि भाई मजदूरी करता है, मेहनत करता है, वही आदमी लेबर है, नहीं, लेबर में सब आ जाता है। उसमें मजदूरी करने वाला आदमी है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, ईंट उठा रहा है, ये सब कर रहा है, वो भी लेबर कहलाएगा। और जो कंपनी का सीईओ है वो भी लेबर कहलाएगा, चाहे वो पूरा बिजनेस हैंडल कर रहा है। तो सब किस में आते हैं, लेबर में आते हैं, छोटे से लेके बड़े लेवल तक जो भी लोग काम करते हैं उसमें, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, ये सभी लोग क्या हैं, लेबर्स हैं। ठीक है, तो 3 चीजें देख ली हमने, लैंड, कैपिटल, लेबर, और चौथा जो चीज है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जो इन तीनों को कंबाइन करके प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने में हेल्प करता है। जो आदमी इस चीज को करता है, यानी जो इस एक्टिविटी को कैरी आउट करता है, किस एक्टिविटी को, एंटरप्रेन्योरशिप जैसी एक्टिविटी को करता है, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। आपने सुना होगा कई बार ऐसे बड़े बड़े जो, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर्स थे, ठीक है, बिनी बंसल और ये लोग, ठीक है, फिर वगैरह वगैरह जो बहुत सारी कंपनियां, जैसे कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा है मुझे, अच्छा हाँ, आपने वो शार्क टैंक इंडिया वगैरह देखा, उसमें जो जजेस बैठते हैं, ठीक है, वो अमन है, वो एक अश्नीर है, ये लोग क्या है, ये सब एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये लोग क्या करते हैं,
इन्वेस्टमेंट कहीं से लाएंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट मशीनरीज जमा करेंगे यानी कैपिटल लाएंगे, लैंड की चीजें लाएंगे, ठीक है, फिर लेबर्स को लाएंगे, इन सबको ये लोग कंबाइन करके प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। तो ये लोग कहलाएंगे एंटरप्रेन्योर्स, और जिस प्रोसेस को ये लोग करते हैं प्रोसेस कहलाता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली व्हाट, कंबाइनिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो ये 3 फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, कौन से, लैंड, कैपिटल, लेबर, इनको कंबाइन करके जो डेवलपमेंट एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी को करता है वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर, और ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, फिर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे कि देखिए, हम देखो बच्चों, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जरूरतें लिमिटेड होती हैं, वो आराम से पूरी हो सकती है, पर जो हमारे शौक है ना, वो मतलब आसानी से पूरे नहीं हो सकते। कहते हैं जैसे कि एक मतलब बहुत ही फेमस कोट है, कहते हैं लोग कि जरूरतें जो है वो एक भिखारी की भी पूरी हो जाती हैं, और शौक जो है वो राजाओं के भी अधूरे रह जाते हैं। तो ये बात सच है कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना है, आप कुछ छोटा मोटा काम काज करके वो पूरा कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास शौक बढ़ते जाएंगे तो कितना भी कमाते रहो और नए नए शौक आते रहेंगे, और ऐसा हर इंसान के लिए एप्लीकेबल है। तो एज ए सोसाइटी यही लिखा है, देखो, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो इच्छाएं हैं वो कोई लिमिट नहीं है उनकी, अनलिमिटेड है, ठीक है, बढ़ती ही जाती हैं, बढ़ती ही जाती हैं। पर रिसोर्सेस जिनकी मदद से हम इन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, ये रिसोर्सेस बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। अगर हम इनका ख्याल ना रख के खाली अपनी इच्छाओं पे ही दिमाग लगाएं और इन रिसोर्सेस को यूज करते जाएं, तो अल्टीमेटली बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये सारे रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बचेगा क्या, ठेंगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये सारी चीजें हमें सोचनी चाहिए। तो हम कभी भी फैक्टर्स के जो प्रोडक्शन है इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम, मतलब समाज में कैसे इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना किस फील्ड में जाना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर में कितना, सेकेंडरी सेक्टर में कितना, कैसे हम इसको यूटिलाइज करेंगे, कैसे लोगों के बीच में ले जाएंगे, इन सब चीजों को करते टाइम हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। किन किन चीजों का, अनलिमिटेड वांट्स, इंपॉर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी, लिमिटेड रिसोर्सेस, अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेस। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, पहला चीज है कि अनलिमिटेड वांट्स। हमें ये देखना है कि देखिए, वांट्स तो हमारे अनलिमिटेड है, वो तो खत्म होनी ही नहीं है, चाहे जितना करते जाएं और नई नई इच्छाएं पैदा होती जाएंगी। तो हमें कहीं रुकना पड़ेगा कि कुछ कुछ चीजों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि खाली वांट्स के हिसाब से हम रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, हम सोच समझ कर रिसोर्सेस का यूज करेंगे। ठीक है, तो एक प्लानिंग से। इंपॉर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी, हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है और कौन सी चीज कम जरूरी है। तो जो ज्यादा जरूरी है रिसोर्स पहले वहां लगना चाहिए, कम जरूरी चीज को हम थोड़े टाइम के लिए टाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पेट्रोलियम की, ठीक है, तो पेट्रोलियम की मदद से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, पेट्रोलियम की मदद से गाड़ियां भी चलती हैं, ठीक है। अब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे जिससे हमारे यहाँ सब्जियां आती हैं, अनाज वगैरह आते हैं, उन्हें चलाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं चलेंगे तो भाई खाने पीने की भी हालत नहीं रह जाएगी हमारी। दूसरी चीज की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना भी बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो हमारे बहुत सारे बेसिक कामकाज नहीं होंगे, इंडस्ट्रीज नहीं चल पाएंगी, हॉस्पिटल्स नहीं चल पाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन मेरे लिए, मैं एक पर्सनल कार लेके चलता हूँ, तो क्या उसका पेट्रोल भरवा कर मेरे को घूमना ज्यादा जरूरी है? मैं साइकिल का भी यूज कर सकता हूँ अगर मैं नजदीक जाता हूँ तो वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है क्या कार, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना ज्यादा जरूरी है, या फिर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो पूरे देश का लॉजिस्टिक्स संभाल रहा है उसके लिए वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट रखना जरूरी है? तो ये हमें डिसाइड करना पड़ता है कि पहले इंपॉर्टेंट क्या है, पहले रिसोर्स वहां लगेगा, उससे कम इंपॉर्टेंट, उससे कम इंपॉर्टेंट, तो लास्ट में बचेगा तो अपने शौक वगैरह के लिए हम उसको यूज में लाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें डिसाइड करनी है। लिमिटेड रिसोर्सेस, कभी भी कोई भी रिसोर्स की प्लानिंग करें कि कहाँ कितना लगाना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबसे जरूरी ये फैक्टर ध्यान में रखना है कि रिसोर्सेस लिमिटेड है, बहुत ही संभाल के कैलकुलेशन से हमें उन्हें यूज करना है, ठीक है। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस, हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि आज मैं जिस रिसोर्स को यूज कर रहा हूं तो उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव सोर्स है क्या मेरे पास। तो जैसे आप देख रहे हो आज की दुनिया में लोग बोल रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज्यादा फोकस करिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, क्योंकि भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत लिमिटेड है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में लगाओ और व्हीकल्स के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल
कर सकते हैं। तो वहां पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो हम इसके अलावा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब से भी हम एनर्जी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि किसी भी रिसोर्स के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास है कि नहीं, उन्हें तलाशना जरूरी है। तो कभी भी कोई भी फैक्टर्स के जो मतलब हमारे प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब ये हम करते कैसे हैं, अलग अलग देश किस तरह के सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली दो मेन सिस्टम्स हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है, एक तीसरा है जो इन दोनों का मिक्स है, पर हम दो को ही बुक में अलग अलग तरीके से मेनली समझाया और तीसरा एक तरह से पैराग्राफ में डाल दिया है। तो वो दो मेन सिस्टम्स है, एक मार्केट मैकेनिज्म और एक है सोशलिस्ट सिस्टम। मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम क्या है और सोशलिस्ट सिस्टम क्या है, दोनों ही सिस्टम्स हैं रिसोर्स एलोकेशन के, कि उस देश में जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है वो रिसोर्सेस उसके पब्लिक के बीच में किस तरह से जाएगा, इंडस्ट्रीज को कैसे मिलेगा, आम लोगों को कैसे मिलेगा, ये डिसाइड करने का एक तरीका। ठीक है, तो वो एक मेथड है। तो कोई देश ये सिस्टम चलाता है, कोई देश ये सिस्टम चलाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे मार्केट सिस्टम के बारे में। तो मार्केट सिस्टम देखो, ये एमसीक्यूज वगैरह में और वैसे फिलअप्स वगैरह में हमको पूछते हैं कि किन किन देशों में मार्केट सिस्टम चलता है। तो जैसे अमेरिका, जापान, ये जो देश हैं, इस तरह के देशों ने मार्केट सिस्टम का यूटिलाइजेशन किया है। हालांकि आज की डेट में इकोनॉमी बहुत ज्यादा मिक्सअप हो चुकी है दुनिया भर की, बट ऐसा लिखा है देखो, इन देशों ने इसी सिस्टम की मदद से अपना डेवलपमेंट किया है। यानी आज जो ये देश डेवलप्ड है, इसमें बहुत बड़ा रोल किस सिस्टम का है, इसी सिस्टम का। कौन से सिस्टम का? मार्केट सिस्टम का। मार्केट सिस्टम को कैपिटलिस्ट सिस्टम भी कहते हैं। कई लोग इसकी बुराइयां करते हैं कि भाई जिसके हाथ में पैसा है वही पावरफुल है, इस सिस्टम में ऐसा है। तो मुझे तो लगता है चाहे दुनिया का कोई भी सिस्टम बना लो, जिसके हाथ में पैसा है उसी के पास पावर है, तो खाली इसी की बुराई क्यों करना, हर सिस्टम की बुराई कर सकते हैं, है कि नहीं। बट बेसिकली शुरुआत में देखा जाए तो मार्केट सिस्टम ही डेवलप हुआ। तो उसमें देखा गया कि पैसे वाले लोगों के पास पावर था, एक्सप्लॉयटेशन होता था गरीब लोगों का, तो लोगों ने इसकी बुराइयां करना चालू की। इसके बाद एक नया सिस्टम डेवलप हुआ और फिर आगे आगे चलता आया। तो उनके बारे में बाद में देखते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम कहा गया है इसको, ठीक है। कंपटीशन कंट्रोल्स द होल मार्केट एज इनविजिबल हैंड। ये लाइनें मैंने इसलिए उठा उठा के लिख दी हैं, हालांकि बड़ा पैराग्राफ था, मैंने इसमें सिर्फ मेन मेन चीजें उठाई हैं। और इन लाइनों को इसलिए उठा लिया क्योंकि इसमें से डायरेक्ट फिलअप या एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये इनविजिबल हैंड, ऐसा हाथ जो दिखता नहीं है, और वो हाथ मार्केट को कंट्रोल करता है। किसके अंदर? मार्केट सिस्टम के अंदर। और वो हाथ क्या है? वो हाथ है कंपटीशन। यानी कि पूरा का पूरा मार्केट जो है वो कंपटीशन पर बेस्ड है। जितना तगड़ा कंपटीशन उतना तगड़ा मार्केट चलेगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है कंपटीशन पर, मार्केट को कंपटीशन कंट्रोल करता है। स्टेट का इंटरफियरेंस इस सिस्टम में नहीं रहता। स्टेट का इंटरफियरेंस मतलब गवर्नमेंट इस तरह के सिस्टम में ज्यादा इंटरफियरेंस नहीं करती, हर स्टेप पर रोक टोक नहीं लगाती। तो ये एक इस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी वजह से इस सिस्टम को हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी क्योंकि पूरी इकोनॉमी को चलाने की आपके पास फ्रीडम है, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की, ठीक है। 3-3 मार्क्स में इस तरह के 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहला, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इज आइदर इंडिविजुअल और प्राइवेट। इस तरह के सिस्टम में रिसोर्सेस की ओनरशिप इंडिविजुअल होती है, प्राइवेट होती है। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपका कोई खेत वगैरह है, अब उस खेत में मान लो कि खुदाई करते टाइम ऑयल निकल आया। अब अगर वहां से ऑयल निकल आया तो वो ऑयल आपका हो गया पूरी तरह से। अब आप उसको जिसको देना चाहते हैं, जिस तरह से बेचना चाहते हैं, जिस तरह से यूज करना चाहते हैं, वो पूरी तरह से आपका है। मार्केट सिस्टम में ऐसा होता है, सोशलिस्ट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, वो सीधा गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। जैसे हम इंडिया की अगर बात करें तो हमारे देश में क्या है कि अगर आपके खेत में कहीं ऑयल निकल आया तो वो ऑयल आप लेकर बेच नहीं सकते, वो सीधा उसके ऊपर किसका कंट्रोल आएगा? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट आपको उसके बदले में पैसे देगी, जमीन के पैसे देगी, बहुत अच्छा खासा पैसा दे देगी, बट वो ऑयल आप निकाल के अपने हिसाब से जिसको चाहो बेचो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर मार्केट सिस्टम में है, मतलब अगर यही यूएस में आपका खेत होता, आपके खेत में तेल निकलता, अब तेल जिसको चाहते बेचते, नहीं बेचना था मत बेचते, उसमें के कुएं में माचिस मार के आग लगा देते, आपकी मर्जी। तो यहां पर इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, ठीक है, रिसोर्सेज पर। प्रॉफिट सेंटर में होता है, मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना। गवर्नमेंट इसीलिए टांग नहीं अड़ाती, सबको बिजनेस करने देती है, जाओ जितना कमाना है कमाओ। तो
तो सबका फोकस होता है किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। कंज्यूमर्स के पास बहुत ही अपॉर्चुनिटी होती है चॉइसेस की, कंज्यूमर्स के पास बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल हो जाते हैं क्योंकि भाई कंपटीशन है। अब मोबाइल फोन्स की अगर हम बात करें तो एक ही कंपनी कितने सारे मॉडल निकाल देती है और वो लेके 5-6 हजार से लेके 1-1 लाख तक के फोन एक ही कंपनी निकाल के बेच रही है। तो वो क्यों है, क्योंकि मार्केट में इतना कंपटीशन है। कंपटीशन में है तो पब्लिक को हर सेक्शन की, जो सोसाइटी में हर सेक्शन है, गरीब अमीर मिडिल क्लास, सबके लिए कुछ ना कुछ, किसी को कैमरा पसंद है तो उसको अच्छा कैमरा का फोन दो, किसी को गेमिंग करना है तो उसको अच्छा रैम वाला फोन दे दो, किसी को ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो उसको अच्छी मेमोरी वाला फोन दे दो। तो इस तरह का कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, तो सब कुछ अवेलेबल करवाओ। अब इतने सारे चॉइसेस क्यों अवेलेबल है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। अगर कंपटीशन नहीं होगा, जैसे आज से बहुत साल पहले, 8-10 साल पहले की बात करूं, 8-10 साल तो थोड़ा पीछे और थोड़ा चलते 14-15 साल पहले, तो मार्केट में इक्का दुक्का कंपनी थी इंडिया में मोबाइल फोन की, और वो जो बेचती थी, वो ब्लैक एंड व्हाइट फोन भी 8-8, 10-10 हजार का बेच देती थी और लोग उसे बड़े आराम से खरीदते थे, और वो बहुत सारे लोगों के पास तो होता भी नहीं था। आज अगर आप 8 से 10 हजार रुपया लगाते हैं तो आप स्मार्टफोन ले लेते हैं, 64 मेगापिक्सल कैमरा दे देते हैं, 8-8 GB रैम दे देती हैं कंपनियां। क्यों हो रहा है? कंपटीशन की वजह से। तो इस तरह के सिस्टम में कंपटीशन बहुत ज्यादा होने की वजह से कंज्यूमर्स के पास बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज नॉट देयर इन दिस सिस्टम। तो जैसा हमने पीछे ही मेन फीचर में पढ़ा था कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। आप बिजनेस कर रहे हो, ऐसे करो, गवर्नमेंट नहीं बोलने आएगी, ठीक है? जैसे आपके मन में है वैसे आप करो, जैसे आप प्रॉफिट कमा सकते हो करो। हाँ, मतलब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी मत करना बस। बाकी बिजनेसेस करने के रिगार्डिंग आपके डिसीजंस आप इंडिपेंडेंटली ले सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर करती है रिसोर्सेज का, तो वो ध्यान रखती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। गवर्नमेंट भी प्रॉफिट कमाएगी और जो लोग उसे रिसोर्स को यूटिलाइज करके प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हैं वो भी प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये पूरा फोकस होता है किसके ऊपर? प्रॉफिट के ऊपर। इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन व्हाइल कीपिंग प्राइस मैकेनिज्म इन माइंड। जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें प्राइस का ख्याल रखा जाता है कि कितना प्राइस रखना चाहिए, कितना प्राइस रखने पर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है, ना कि सोशल वेलफेयर, मतलब समाज का भला कैसे होगा, ये सब चीजें ध्यान में नहीं रखी जाती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं रेलवेज की, तो अगर आप मार्केट सिस्टम है, आपके देश में मार्केट सिस्टम है, तो वो रेलवेज में क्या होगा कि गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है रेलवे में, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी के पीछे 500 रुपया लग रहा है, तो गवर्नमेंट वहां 500 रुपए का टिकट नहीं बेचेगी, वो 600 का 700 का बेचेगी। लेकिन अगर सोशलिस्ट सिस्टम है तो वहां पर गवर्नमेंट का फोकस होता है सोशल वेलफेयर पर, वहां प्रॉफिट सेंटर में नहीं होता। तो वो क्या करेंगे, 500 रुपए का लग रहा है तो वो देखिएगा कि भाई जो पैसे वाला आदमी है वो तो पे कर सकता है, गरीब आदमी 500 नहीं पे कर सकता, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 400 रुपए का टिकट बेचेगी या 350 रुपए का टिकट बेचेगी, कम का बेचेगी, ठीक है? तो ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। तो मार्केट सिस्टम में फुल्ली पूरा फोकस किसके ऊपर है? प्राइस मैकेनिज्म पे, प्रॉफिट पे, सोशल वेलफेयर उनके टारगेट पर नहीं होता। फिर बात करें बेनिफिट्स, ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड। अब जैसे कि हमने बताया कि फॉर एग्जांपल आपके खेत में तेल का कुआं निकला है, तेल मिल गया, तो वो तेल आपका हो गया। लेकिन अगर वो सोशलिस्ट सिस्टम होता तो वो तेल का कुआं आपका नहीं रह जाता, गवर्नमेंट वो आपसे ले लेती, ठीक है? लेकिन अगर आप मार्केट सिस्टम में है तो वो आपका है। तो अगर आपका है तो आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो बच गया। मतलब आपका मिला तो किस्मत ने आपको दिया था, तो हक भी आपका होना चाहिए। तो मार्केट सिस्टम वो आपको दे देगा, बट सोशलिस्ट सिस्टम में सारा खेल किस्मत का नहीं है। सोशलिस्ट सिस्टम में क्या है, गवर्नमेंट लेके पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से उसको यूटिलाइज करेगी। तो यहाँ इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो प्रोटेक्ट होती है लोगों की, जिसकी लाठी उसका भैंस वाला सिस्टम चलता है। रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एंड एफिशिएंटली। अब क्योंकि मार्केट में तगड़ा कंपटीशन है तो रिसोर्सेज बहुत ही एफिशिएंटली यूज करते हैं, मैक्सिमम यूज करने की कोशिश होती है। अब मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पार्टनर मतलब मेरे सामने एक ओपोनेंट है, वो भी सेम बिजनेस कर रहा है। अब हम लोगों के अंदर कंपटीशन है, तो हम क्या चाहेंगे, अगर मैं एक प्रोडक्ट 100 रुपए का बेच रहा हूं, वो बंदा भी 100 रुपए का बेच रहा है, तो पब्लिक के पास दोनों में से सोचने का ऑप्शन है। लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा सामान ज्यादा बिके, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 95 का बेचूं। लेकिन 95 का मैं बेचूं तो उसके लिए भाई मुझे तो लॉस होने लग जाएगा ना। वो 100 में बेच रहा है, मैं भी 100 में बेच रहा था, लेकिन मैं ज्यादा बेचने के चक्कर में 95 का कर रहा हूं, तो मुझे तो 5 रुपए का लॉस हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं सस्ता बेचूं लेकिन मैं प्रॉफिट भी कमाऊं। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे खर्चे हो रहे हैं, जो मेरे एक्सपेंसेस हैं उसको बनाने में, मैं उसको कम करने की कोशिश करूंगा। तो उसे कम कैसे करेंगे हम? तो देखो वही लिखा यहाँ पर,
कि रिसोर्सेज को एफिशिएंटली हम क्या करेंगे ना, जो रिसोर्सेज मैं देखूंगा कि इसको बनाने में जो मेरा सामान लग रहा है, इसको सामान फॉर एग्जांपल कि मैं मिठाई बना रहा हूँ, मैं खोए यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मावा जिसको कहते हैं, अगर मैं वो यूज कर रहा हूँ, अब मेरा उसमें कुछ वेस्ट हो रहा है, तो मुझे उस वेस्ट को कंट्रोल करना है, ठीक है, मैं वेस्टेज रोकूंगा तो मैं कम सामान में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगा और इस तरह से मेरा कॉस्टिंग कम हो जाएगा, तो मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं कम प्राइस में भी बेच के। तो इस तरह से यहां पर रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है। अबंडेंट प्रोडक्शन में भी डन, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है क्योंकि सबको ज्यादा से ज्यादा कमाना है और ज्यादा से ज्यादा तब कमाएंगे ना, आप ज्यादा प्रोडक्शन निकाल के उससे सेल करो तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है इस तरह के सिस्टम में। नए नए रिसर्चेस वगैरह होते रहते हैं, कंपटीशन है भाई, आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, तो जाहिर सी बात है आपको बेहतर काम करना पड़ेगा और बेहतर काम करने के लिए आपको रिसर्च करते रहना पड़ेगा, है कि नहीं। अब आपका किसी से कंपटीशन है क्लास में ही, फॉर एग्जांपल आपको ज्यादा मार्क्स लाने हैं, तो वो भी पढ़ रहा है, आप भी पढ़ रहे हो, आप उससे बेटर कैसे कर सकते हो, नए नए रास्ते ढूंढोगे, है ना। मैं थोड़ा ज्यादा देर पढ़ूंगा, पर ज्यादा देर पढ़ के भी नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़े अच्छे नोट्स बनाऊंगा, ठीक है, अच्छे से कहीं से वीडियोस देख के सीखूंगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, जितना ज्यादा मैं अपने ऊपर काम करूंगा, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग जगह से सोर्सेज से नॉलेज गेन कर रहा हूँ, यानी मैं रिसोर्सेस ला रहा हूँ, रिसोर्सेस का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से मुझे रिसोर्सेस मिलेंगे, मतलब मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो इन सारी एक्टिविटीज को करके मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा। तो कंपटीशन के चक्कर में यहाँ नए नए एक्सप्लोरेशंस, नए नए रिसर्चेस होते रहते हैं और इसी वजह से क्वालिटी जो है वो काफी इंप्रूव होती है प्रोडक्शन की, क्योंकि सब कंपटीशन में लगे हैं, सब बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर है क्या हमारा लिमिटेशंस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम। अब इस सिस्टम के फायदे हैं, किसी भी सिस्टम के भाई अगर फायदे हैं तो नुकसान भी तो होंगे ही होंगे, तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है तो देखते हैं क्या है। क्योंकि पूरा का पूरा प्रॉफिट सेंटर्ड है, ध्यान होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, तो लोगों का फोकस होता है लग्जूरियस कमोडिटीज पर, ठीक है। अब मान लो अगर मैं गेहूं उगा कर बेचता हूं, 1 किलो बेचता हूं तो मेरा 3 रुपए का प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कार बनाकर बेचता हूं तो उस कार को बेचने में मुझे 2 से 3 लाख रुपया मिलता है। तो मैं गेहूं बेचूं या एक कार ही बेचूं, महीने में मैं एक कार बेच के 2 से 3 लाख रुपया कमा सकता हूं, और मैं रोज गेहूं बेचूं तो भी शायद महीने का मैं 40-50 हजार भी शायद ही कमा पाऊं। तो भाई एक कार बेच दिया पूरे महीने में तो तुमने इतना कमा लिया। तो लग्जूरियस आइटम के कॉस्ट ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उसमें कमाई भी ज्यादा होती है। तो इस तरह के सिस्टम में, मार्केट सिस्टम में, मोस्ट ऑफ लोगों का जो फोकस होता है वो इस पर होता है कि लग्जूरियस आइटम्स बनाए जाए, ठीक है, ऐशो आराम के सामान बनाए जाए, वो महंगे बिकेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजों पर लोगों का फोकस कम हो जाता है, ठीक है। बीमारी की दवाएं बनाने पर, अनाज की चीजें, खाने पीने की चीजें, इन सब चीजों पर इनका फोकस नहीं रहता। तो वो फिर क्या होता है, समाज में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आज तो आपके पास पैसा है तो चलो आप क्रिएट कर ले रहे हो कहीं से, लेकिन अगर किसी देश के साथ जिससे हम सामान इंपोर्ट कर रहे थे, कल को उस देश का हमारा झगड़ा वगड़ा हो गया, उसने हमें अनाज भेजने से मना ही कर दिया, बोला नहीं दूंगा जाओ, तो क्या करेंगे हम, कार थोड़ी खाएंगे, ठीक है, लग्जूरियस आइटम खा के थोड़ी पेट भरेंगे, खाना तो चाहिए ना हमको। तो ये प्रॉब्लम इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में होता है कि लग्जूरियस आइटम पर फोकस होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें इग्नोर कर दी जाती हैं। लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू रोल ऑफ स्टेट, नेचुरल रिसोर्सेज आर वेस्टेड, क्योंकि गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन देखो। अब आपने एडवांटेज में क्या पढ़ा, एडवांटेज में हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाता है, और यहां डिसएडवांटेज में क्या पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेज का इतना ज्यादा यूज होने लग जाता है कि रिसोर्सेज वेस्ट होने लग जाते हैं। अब ये कैसे, दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, वहां बोल रहे कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है, यहां बोल रहे वेस्ट हो रहा है, दोनों सही है। कैसे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, तो मैंने आपको समझा दिया कि मैं चाहूंगा कि मेरा वेस्टेज कम हो, ठीक है। मैंने वहां पर अगर 1 किलो सामान यूज करके फॉर एग्जांपल पहले 800 ग्राम कोई प्रोडक्शन निकाल पाता था, एक किलो रॉ मटेरियल यूज करता था और 800 ग्राम का मेरा प्रोडक्शन निकलता था, तो 200 ग्राम का वेस्टेज था। मैं थोड़ा इफेक्टिवली उस पर काम करके अब कोशिश करूंगा कि 1 किलो अगर रॉ मटेरियल लगाऊं तो मेरा 900 ग्राम का प्रोडक्शन निकले, यानी मेरा वेस्टेज मैंने कम कर दिया, ठीक है। वो वहां हमने एडवांटेज में पढ़ लिया। डिसएडवांटेज में क्या है, ठीक है, मैंने काम किया है, 900 ग्राम प्रोडक्शन निकाल रहा हूं, बहुत अच्छे से काम किया है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में
पहले मैं सिर्फ 1000 kg लगाता था, तो 1000 kg लगाता था तो 900 kg का मेरा प्रोडक्शन निकलता था, तो मेरा वेस्टेज कितना हुआ? 1000 kg मैंने इनपुट दिया और मेरा आउटपुट कितना मिला मुझे? 900 kg, राइट? मुझे और ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, गवर्नमेंट मुझे रोकती नहीं है कि जो करना है करो, गवर्नमेंट को कोई रोकना टोकना नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं महीने में इतना से मेरा काम होता था, पर मुझे और ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा मान लो 5000 kg। अब मैंने इनपुट कितना लगाया? 5000 kg। मुझे कितना मिलेगा यहां पे? इस बार मुझे मिलेगा 4500 kg आउटपुट, ठीक है। अगर जब मैं इतना इनपुट देता था, इतना आउटपुट मिलता था, तो मेरा वेस्टेज कितना था? 100 kg का, ठीक है। ये पूरा एफिशिएंट काम करने के बाद की बात है। अब मैंने 5000 kg इनपुट दिया और आउटपुट कितना मिला? 4500 kg। प्रोसेस तो वैसा ही है, वेस्टेज तो अभी भी मेरा पर प्रोसेस में जितना पहले हो रहा था अभी भी उतना ही है, लेकिन क्योंकि मैं अब ज्यादा लगा भी रहा हूं तो वेस्टेज उस हिसाब से बढ़ गया। कितने का हो गया? 500 kg वेस्ट क्रिएट कर दिया मैंने। तो इस तरह से रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, और ये जरूरी नहीं था मार्केट में। मैंने तो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ज्यादा बनाया, ठीक है, तो मैं यहां भी बेचूंगा, अपने देश में भी, दूसरे देशों में भी भेज दूंगा, और कमाऊंगा और कमाऊंगा। तो रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रोडक्शन करने लग गया मैं, और इस तरह से मैंने रिसोर्सेज का वेस्टेज किया। तो इस तरह से मेरा काम चल रहा था, तो वेस्टेज 100 kg था। लालच के चक्कर में मैंने ज्यादा प्रोडक्शन किया, वेस्टेज 500 kg हो गया, तो मैंने रिसोर्सेज को वेस्ट किया। तो इस तरह से लिखा गया है कि ये वेस्ट होता है। फिर क्या है? स्टेट नेचुरल, अच्छा ये हो गया। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट, कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड। जनरली कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको इस तरह के सिस्टम में मार्केट का ज्यादा नॉलेज होता नहीं है, तो वो लोग क्या होता है, उनके साथ चीटिंग हो जाती है, धोखाधड़ी हो जाती है। फिर क्या? ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इनकम डिस्पैरिटीज देयर। लोगों के हाथ में, कुछ लोग जो बड़े हो चुके हैं, बिजनेस में ग्रो कर चुके हैं, उनके पास बहुत पैसा है, वही मार्केट को कंट्रोल करने लग जाते हैं। छोटे मोटे बिजनेसेस को वो ग्रो करने नहीं देते हैं, इसलिए अमीर जो है वो अमीर ही रहता है, गरीब अमीर नहीं बन पाता, गरीब गरीब ही रह जाता है, और अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता ही रहता है। तो इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी और इनकम का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। सेंट्रलाइजेशन हो जाना मतलब गिने चुने लोगों के हाथ में ये सारी चीजें रह जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती सब तक, ठीक है। देयर इज अ फियर ऑफ मोनोपोली, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। बोला ना मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब ये है कि आपका मार्केट में एक छत्रराज है। अब आप फॉर एग्जांपल एक एरिया में समोसे बना रहे थे, ठीक है, आपने पहले समोसा बेचना चालू किया 10 रुपए का एक, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आपका समोसा बिक रहा है, लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। रोज शुरू किया आपने, पहले आपके दिन में 20-30 कस्टमर आते थे, अब दिन में आपके 100 कस्टमर आ रहे हैं। एनी टाइम आपके लारी पर लोग घेर के खड़े रहते हैं। अब आपको लगा कि यार इतने सारे लोग घेर रहे हैं, आपको और लालच आया, आपने 10 का समोसा 15 का कर दिया। तभी भी पब्लिक देख रही है, भाई दूसरा तो कोई लारी है नहीं यहाँ पर समोसे की, जरूरत है समोसे की तो वहीं जाएंगे, आपके पास ही आएंगे, आपसे 15 का खरीदेंगे। फिर आपको लग रहा है चलो और प्रॉफिट कमाना है, आपने 20 रुपए का कर दिया, क्योंकि दूसरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, पब्लिक अभी भी आपसे 20 में भी खरीदेगी। कल बगल में एक लारी खुल गई, समोसा अभी भी 10 का बेचा जा सकता था, लेकिन आप तो क्या है कि आपके अगल बगल में कोई कंपटीशन नहीं, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए 20 का बेच रहे थे। अब एक कंपटीटर आ गया बगल में, उसने खोल दिया, वो समोसा 10 का ही बेच रहा है। जैसे ही कोई आपके पास आता है 20 रुपए का समोसा और वहां देखता है 10 रुपए का समोसा है, वो फटाक से उसकी लारी पे चला जाएगा। आपको हो गया टेंशन, होगा कि नहीं होगा? अब देख रहे हो कि भाई अब तो पब्लिक वहां जाने लग गई, आप अपने समोसे का रेट कम कर दोगे, करोगे कि नहीं करोगे? करना पड़ेगा, नहीं तो खुद ही खाओगे सारे समोसे बैठ के। तो ये बात है। तो होता क्या है कि अगर आप मार्केट में अकेले हैं तो वो कहलाता है मोनोपोली, बाकी कोई आपके टक्कर में नहीं है। तो इस तरह के सिस्टम में, क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, सारा का सारा कंट्रोल उनके ही हाथ में होता है, तो यहाँ सिस्टम में मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। ये लोग मनमाने तरीके से बिजनेस चलाते हैं और इसकी वजह से पब्लिक को परेशानियां हो सकती हैं। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक में डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। जो मजदूर वगैरह हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ कई बार इसमें चीटिंग वगैरह हो जाती है। सोशलिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम जनरल तौर पर मार्केट सिस्टम की कमियों की वजह से शुरू हुआ। मैंने बताया जैसे कि पहले मार्केट सिस्टम ही सबसे पहले चलता था, लोगों को उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखी, देख रहे थे कि जो अमीर लोग हैं वो लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं गरीबों का,
तो लोगों ने एक नया सिस्टम डेवलप किया जिसको नाम दिया गया सोशलिस्ट सिस्टम। इसमें मेन फोकस क्या था, प्रॉब्लम क्या थी इस मार्केट सिस्टम की, कि अमीर गरीब को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो यहां इन्होंने बोला कि हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें गरीब को पावरफुल बनाया जाए, गरीब के वेलफेयर के लिए काम किया जाए, आम पब्लिक के लिए काम किया जाए। सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा आपको सोशलिस्ट सिस्टम, लेकिन सबकी कुछ ना कुछ कमियां हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके फीचर्स की, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और कि ये पूरा का पूरा सिस्टम कौन कंट्रोल करता है, स्टेट कंट्रोल करता है, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। यहां गवर्नमेंट का पूरा डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है सिस्टम के अंदर। ज्यादातर देश, चाइना, रशिया और चाइना कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं वहां पर यही सिस्टम देखने को आपको मिलेगा। तो इन देशों ने हमेशा से इस सिस्टम को फॉलो किया है। फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम, रिसोर्सेस आर ओन्ड बाय द स्टेट। जहां भी मैंने बताया पेट्रोल आपके खेत में निकला है, किसका हो गया, क्योंकि पेट्रोल है नेशनल रिसोर्स है, वो सीधा कंट्रोल में जाएगा किसके, गवर्नमेंट के। आप उसे बेच खरीद नहीं सकते, आपको उसके बदले में गवर्नमेंट मुआवजा दे देगी, कुछ पैसे दे देगी, लेकिन पेट्रोल आपको यूज करने नहीं देगी। तो रिसोर्सेज का कंट्रोल किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट, सारे इकोनॉमिक डिसीजंस भी कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। रेदर देन प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर। प्रॉफिट फोकस में नहीं होता, प्रॉफिट से ज्यादा फोकस होता है लोगों की भलाई, आम पब्लिक का फायदा होना चाहिए। लेबरर्स आर पेड वेजेस इन रिटर्न ऑफ देयर वर्क। ये थोड़ा सेंटेंस अच्छे से नहीं लिखा, मैंने टेक्स्ट बुक की लाइन ही कॉपी की है, पर इसको थोड़ा डिटेल में हम लिखेंगे तो इसका मतलब ये कि एप्रोप्रिएट वेजेस मिलना, मतलब जितना वो डिजर्व करता है उसकी मेहनत के हिसाब से उसको उतना पैसा मिलता है। ऐसा थोड़ी कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में पैसा नहीं मिलता है। यहां लिखा है कि लेबर्स को वेजेस मिलते हैं काम के बदले में। क्या कैपिटलिस्ट सिस्टम में लोगों को पैसा नहीं मिलते काम करने के बदले में? मिलते हैं, लेकिन वहां क्या होता है ना, देखा तुमने, एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसमें ऐसा नहीं है। यहां पर क्योंकि गवर्नमेंट का रोल है, तो गवर्नमेंट ये तय करती है कि भाई एक आदमी दिन में 8 घंटा काम करता है तो कम से कम इतना पैसा तो उसको मिलना चाहिए, तो यहां उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। तो प्रॉपर वेजेस एज पर द वर्क उसे मिलता है इस सिस्टम में, ये कहना चाह रहे हैं ये, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है इस सिस्टम के, तो सोसाइटी में क्योंकि मेन पब्लिक का वेलफेयर वगैरह ध्यान रखा जाता है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से समाज में किन चीजों की जरूरत है उस हिसाब से प्रोडक्शन होता है। तो बिना फालतू की चीजें या लग्जूरियस आइटम्स जो है उन पर ज्यादा फोकस नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, प्रोड्यूस की जाती हैं, लिखा है कि आइटम्स आर नॉट प्रोड्यूस, बट ऐसा नहीं, प्रोड्यूस की जाती है बट कम, ठीक है। जैसे वहां पर खाली पैसा कमाता तो खाली लग्जूरियस पे ही फोकस कर रहे थे, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ मार्केट में क्या जरूरत है, देश की इकोनॉमी को क्या जरूरी है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये चीजें कम प्रोड्यूस होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है। As the decisions related to production are taken by the state, so wastage of resources is not there. Resources का वेस्टेज नहीं होता। प्रॉफिट के चक्कर में आप देख रहे थे खाली बना बना के बेचे जा रहे हैं, रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है। पर यहाँ क्या बोला, मार्केट की रिक्वायरमेंट, इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन करना है, तो इसलिए रिसोर्सेज का वेस्टेज इसमें कम हो जाता है। फिर आता है क्या, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड। कैपिटलिस्ट सिस्टम का एक बड़ा ड्रॉबैक था कि इनकम की डिस्पैरिटी, बहुत गैप होता है अमीर गरीब में। इस सिस्टम में ये अमीर गरीब के बीच का गैप कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि भाई देखा ना, सब समाज के हिसाब से चल रहा है, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, देखो एडवांटेजेस देखते जाओ। कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, कंज्यूमर्स के साथ धोखाधड़ी नहीं होती। मार्केट सिस्टम में हो रही थी, यहां नहीं होती। क्यों नहीं होती यहाँ पे भाई? फिर से वही बात, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गड़बड़ हुई, गया गवर्नमेंट के किसी एजेंसी में कंप्लेंट डाल देगा, कंप्लेंट डालेगा, गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी कि भाई नहीं, इसके साथ आप गलत कर रहे हो, चलो इसका अधिकार दे दो इसको। तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। तो इसलिए कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट नहीं होते। फायदे तो देख लिए, बहुत सुंदर लग रहा था, इसके नुकसान भी देख लेते हैं। तो सोशलिस्ट सिस्टम के क्या लिमिटेशन है? पहला है, एज द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट, पीपल डू नॉट गेट एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है। अब मान लो मैं पेट्रोलियम इंजीनियर, मैं मशीनें ऑपरेट कर सकता हूं, मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स भी हैं जो लोग इसके रिलेटेड काम करते हैं। किसके रिलेटेड? पेट्रोल रिफाइनरी वगैरह के रिलेटेड। मेरे खेत में तेल मिल गया, ठीक है। मैं इस तेल को, मेरे देश में अगर कैपिटलिस्ट सिस्टम है तो ये तो मेरा है, मैं चाहूंगा उस क्रूड ऑयल को निकाल के प्योरीफाई करके, ये सब करके मार्केट में बेच के पैसा कमाऊंगा। तो मुझे पता है भाई मेरे हाथ में लॉटरी लगी है, कमाओ पैसा कमाओ, ठीक, तो मैं उसका यूटिलाइजेशन करूंगा। लेकिन अगर मैं सोशलिस्ट सिस्टम में हूं,
तो मैं देख रहा हूं कि ये मेरा जो पेट्रोलियम निकला है ये किसके पास जाएगा, इसको तो गवर्नमेंट ले लेगी। तो मैं बोलूंगा यार मेरे को मिलना क्या है इसमें, छोड़ जान दे, नहीं करना कुछ। तो मैं क्या मोटिवेट होऊंगा बिजनेस करने को? नहीं, मुझे पता है तो गवर्नमेंट को देना है, मैं गवर्नमेंट को दे भी दूंगा या शायद ना भी दूं, मुझे लगेगा क्या फायदा, मेरा पैसा तो जा रहा है, मैं नहीं दे रहा, जान दो, छुपा के रखो उसको। तो ये भी हो सकता है। तो ये क्या होता है फिर, कई बार ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सामान बना रहा हूं, ठीक है, मैं 2 देशों में बिजनेस करता हूं, एक यूएस में और एक फॉर एग्जाम्पल चाइना में। चाइना में है ना ये सोशलिस्ट सिस्टम। तो मैं अगर एक फॉर एग्जाम्पल कोई एक दवा बनाता हूं, वो दवा बनाने में मुझे लगता है 5 रुपया, ठीक, मेरा कॉस्ट है 5 रुपया, सेम यहां पर भी अमेरिका में भी। पर मैं क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए अमेरिका में उसे 10 रुपए का बेच सकता हूं, वहां गवर्नमेंट मुझे इंटरफेयर नहीं कर रही है। लेकिन चाइना में मुझे वही 5 रुपए का सामान बेचना है, तो मैंने बोला 10 रुपए का बेचूंगा, गवर्नमेंट बोलेगी ना आप 10 का नहीं बेच सकते, हमारे यहाँ तो सोशलिस्ट सिस्टम है भाई, आप इसको 6 या 7 का ही बेच सकते हो। बोला यार ये तो गड़बड़ है, क्यों? मैं वहां 10 कमा रहा हूं तो मेरे को 5 रुपए का प्रॉफिट है, 5 का बना के 10 में बेच रहा हूँ, 5 का प्रॉफिट है, उससे मैं अपने जो एक्सपेंसेस निकालूंगा वो सब लेके फिर मेरे जेब में जाएगा। यहाँ 7 ही रुपया मिल रहा है, यानी 2 ही रुपए का प्रॉफिट है। अब उसमें मेरे एक्सपेंसेस कुछ हो जाएंगे तो मेरे जेब में तो बहुत कम आएगा ना। तो बताओ मैं बिजनेस करना कहाँ पसंद करूंगा, चाइना में कि यूएसए में? ऑफकोर्स भाग के यूएसए जाऊंगा, ज्यादा प्रॉफिट है। तो मुझे चाइना जैसे देश में बिजनेस करने के लिए मोटिवेशन फील होगा क्या? नहीं हो। तो सोशलिस्ट सिस्टम में ये प्रॉब्लम होता है कि लोग बिजनेस करने के लिए मोटिवेट नहीं होते। ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, कॉन्टेस्ट एंड रिसर्च डू नॉट गेट मोमेंटम, क्योंकि यहाँ ज्यादा कंपटीशन नहीं होता, बहुत सारे लोग मोटिवेट ही नहीं हो रहे बिजनेस करने के लिए, तो करेगा कौन? बहुत गिने चुने लोग कर रहे हैं। अब बहुत गिने चुने लोग कर रहे हैं तो कंपटीशन भी कम है, और जब कंपटीशन ही नहीं है तो लोग बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे ही नहीं। अरे पूरे के पूरी क्लास में सब बच्चे 60-65 में ढेर हो रहे हैं, तो कोई क्यों चाहेगा कि 90 में जाए? हाँ कि ना? अगर 80-85 में चल रहे तो मैं सोचूंगा कि चलो मेरे को आगे निकलने के लिए 90 भी जाना पड़ेगा। मेरी पूरी क्लास ही 60 में खेल रही है, तो मेरे तो 62-63 भी आए तो मैं खुश हूं ना। तो वही बात है कि अगर कंपटीशन नहीं है तो हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश नहीं करते। तो इस सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि कंपटीशन नहीं होता तो इकोनॉमी का मोमेंटम बढ़ता नहीं है, बेहतर तरीके से इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाती। देयर इज लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, जैसा हमने वहां पढ़ा था कैपिटलिज्म में, पहला ही पॉइंट पढ़ा था कि इंडिविजुअल फ्रीडम प्रोटेक्ट होती है, इकोनॉमिक फ्रीडम प्रोटेक्ट होती है। मेरा तेल है, मैं मालिक हूं। यहां ऐसा नहीं है, मेरे खेत का तेल है पर मेरा नहीं है, वो तो सरकार ले जाएगी भाई। तो ऐसा है, तो यहाँ इंडिविजुअल इकोनॉमिक राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो पाते। और क्योंकि इंटरफियरेंस रहता है स्टेट का, देयर इज अ फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं, अधिकारी वगैरह रिलेटेड हैं, वो मतलब जिसे हम कहते हैं नौकरशाही। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्या दिखाया है। कई बार गवर्नमेंट रिलेटेड काम तो आपको पता ही है, अगर हमें कभी सरकारी ऑफिस जाना पड़ गया कुछ काम से, हम सब चाहते हैं कि ना भाई इनके पाले ना पड़े, प्राइवेट में काम हो जाए तो ठीक है, क्योंकि उधर जाओगे बोलेगा नहीं 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 तुम कल आना, आज नहीं आना। कई बार होता है सरकारी बैंकों में भी ये हाल होता है, जाओगे तो कभी उनके सर्वर ही नहीं चल रहे होते हैं, सब एक दूसरे के पास घुमा रहे होते हैं, एक काम कराने में 4 से 5 दिन जाएगा, छोटा काम, बड़ा काम है तो महीना 2 महीना भी निकल जाएगा, पता है ना गवर्नमेंट के काम। तो ऐसा है कि यहाँ क्योंकि सारे बिजनेसेस में इंटरफेरेंस किसका है? गवर्नमेंट का। मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे जाके 15 जगह तो परमिशन लेनी है, इसकी परमिशन लो, उसकी परमिशन लो, उसकी परमिशन लो। उसके पास परमिशन लेने गया तो वो पहले बोलेगा अरे ठीक है यार आज तो देखो नहीं हो पाएगा, ठीक है लेट हो गया, आप कल आओ। कल जाओगे तो पता चला वो किसी की शादी अटेंड करवा रहा है, फिर परसों गए तो पता चला कि वो बीमार हो गया, फिर किसी दिन और गए तो बोला लाइट ही नहीं है। तो इस तरह से घुमाते हैं लोग। फिर क्या करना पड़ता है आपको, जेब में से थोड़ा पैसा निकाल के दोगे तो लाइट भी आ जाती है, बंदा भी आ जाता है, सब काम हो जाता है कि नहीं? तो ये ब्यूरोक्रेसी का बड़ा प्रॉब्लम होता है इस तरह के सिस्टम में, क्योंकि हर जगह गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, सबको मिलो, सबसे परमिशन लो, सबको पैसा खिलाओ, बहुत तरह के ताम झाम होते हैं। तो तुम बिजनेस करना चाहोगे, तुम भाई देख रहे हो बिजनेस चालू करने से पहले ही 15 जगह तो जूते घिसने, मुझे क्या करना, छोड़ो यार नौकरी कर लेता हूँ, वही ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर ज्यादा है। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, तो देख लिया हमने कि दोनों सिस्टम में फायदे थे नुकसान थे। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप किया गया इसलिए ताकि दोनों ही सिस्टम के जो फायदे हैं उनको जोड़ लिया जाए, तो एक बेहतर ऑप्शन की तरह चला जा सकता है।
तो यहां पर लिखा है अटेम्प्ट्स एट रिमूविंग द लिमिटेशंस ऑफ मार्केट सिस्टम एंड सोशल सिस्टम। मार्केट सिस्टम और सोशल सिस्टम में जो कमियां थी उनको दूर करके उनकी अच्छाइयों को यूज करके एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसे नाम दिया गया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम या मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज सच अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट एंड बोथ द सेक्टर्स डू नॉट वर्क एज अ कॉम्पिटिटर। प्राइवेट सेक्टर भी अपना काम कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर भी अपना काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं है, एक दूसरे के सपोर्टर्स है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ये उसको काम करके दे रहा है, वो इसको काम करके दे रहा है, मिलकर दोनों काम कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मिक्स सिस्टम में ये होता है, कोई प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही कॉम्पिटिटर्स नहीं है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री चलते, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं। देयर इज इंडिविजुअल और प्राइवेट ओनरशिप इन एग्रीकल्चर, ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। खेती कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, छोटे छोटे बिजनेसेस कर रहे हो, छोटे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कर रहे हो, इसमें इंडिविजुअल और प्राइवेट ओनरशिप होती है। ठीक है, सिंगल आदमी मालिक हो सकता है, एक फैमिली मालिक होती है, प्राइवेट हो सकता है। बट अगर बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, की इंडस्ट्री जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज, वो आयरन स्टील वाली, हालांकि अब तो आयरन स्टील वाली भी प्राइवेट में आने लग गई हैं, आयरन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग, फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डिफेंस मटेरियल, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, इरिगेशन, ये सब। हमारे यहाँ नहरें कौन सप्लाई कर, नहरों में पानी कौन सप्लाई करता है, नहरें कौन बनवाता है, गवर्नमेंट बनवाती है। डिफेंस के मटेरियल वगैरह कौन बनाता है, डिफेंस के हेलीकॉप्टर्स बनाना, ट्रकें बनाना, ये सब बनाना, अब तो प्राइवेट को भी काम देते हैं, लेकिन मेन कंट्रोल किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में। रेलवे कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाती है। हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह है कौन मैनेज करता है, गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, इसका डायरेक्ट कंट्रोल किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के। और ये सब जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं या एग्रीकल्चर वगैरह एक्टिविटीज हैं, ये एक इंडिविजुअल ओनर अपने हिसाब से चला सकता है, इसमें गवर्नमेंट ज्यादा टांग नहीं अड़ाती। पर बड़ी बड़ी चीजों में गवर्नमेंट ज्यादा टांग अड़ाती है, क्योंकि इसमें सबका भला इन्वॉल्व है, तो इसमें गवर्नमेंट का हाथ डालना जरूरी है। आप रेलवे टिकट पे देखोगे, हमारे यहाँ लिखा रहता है कुछ लगभग 55% जैसा जो कॉस्ट है रेलवे का, वो मतलब एक टिकट का, अगर आपकी टिकट 1000 रुपए की है, तो एग्जैक्ट मुझे परसेंटेज नहीं याद आ रहा, 55 या 35 ऐसा कुछ लिखा रहता है उस पर, कि उतना परसेंट जो पैसा है वो गवर्नमेंट पे कर रही है। मतलब अगर 100 रुपए की टिकट है तो 55 रुपया गवर्नमेंट पे करती है, आपसे सिर्फ 45 रुपए लेती है। ठीक है, मतलब एक पर्सन को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने में अगर गवर्नमेंट का खर्चा 100 रुपए लग रहा है उस एक आदमी पे, तो उस आदमी से गवर्नमेंट सिर्फ 55 रुपया ले रही है, 45 रुपया गवर्नमेंट खुद खर्चा कर रही है। जो भी परसेंटेज है उस हिसाब से आप लगा सकते हो। आप जरा कमेंट में कर बताना मुझे कि वो कितना परसेंटेज लिखा है वहां पे। ठीक है, तो ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट, ताकि भाई रेलवेज क्या है ना, आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गरीब आदमी भी यूज करता है, मिडिल क्लास आदमी भी यूज करता है, तो सबके लिए सोचकर भाई बहुत ज्यादा महंगा ना हो जाए टिकट, इसलिए उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। फिर क्या है, इन दिस सिस्टम मार्केट इज नॉट कंप्लीटली फ्री, पूरी तरह से मार्केट को फ्री नहीं रखा गया है। मिक्स सिस्टम में दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें फ्री छोड़ी गई है, कुछ कुछ चीजों पर कंट्रोल रखा गया है, ऐसा रखा गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट फिर कंट्रोल भी करती है, तो कई तरीके हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल करने के, जैसे हैवी टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड थिंग्स, जैसे जो मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें नहीं है, लग्जूरियस चीजें हैं, उन चीजों पर बहुत ज्यादा टैक्स है। या फिर अनवांटेड थिंग्स में जैसे कि नशे करने की चीजें हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सब, इन सब पर टैक्स बहुत ज्यादा लगा देती है गवर्नमेंट, क्योंकि भाई बहुत जरूरी नहीं है ना, ये तो लोग शौक के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उन पर टैक्सेस बहुत ज्यादा है। और कोशिश की जाती है कि इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड एरियाज में खोला जाए, वहां पर लोगों को सब्सिडी दी जाए। अगर आप किसी देहात के एरिया में जाके इंडस्ट्री खोलना चाहते हो तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारा सपोर्ट करेगी, ताकि वहां के लोगों के वेलफेयर के लिए आप काम कर सको। तो इस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या लिखना है आपको, अनवांटेड चीजों पर हैवी टैक्स लगाती है, और जिसमें लोगों का भला इन्वॉल्व है उन चीजों में सब्सिडी देती है। सब्सिडी देना मतलब क्या, रिलैक्सेशन, कीमतें कम करवाती है। आपको ही अगर मान लो कि गवर्नमेंट की कोई जमीन है किसी मतलब सिटी एरिया में है, आप जा रहे हो गवर्नमेंट को बोलते हो कि भाई मेरे को यहाँ पर फैक्ट्री खोलनी है, ऐसा ऐसा, तो ऑलरेडी वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, आप भी फैक्ट्री खोलने जा रहे हो, तो आप प्रॉफिट पर्पज से जा रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको जमीन महंगे दाम में देगी। ठीक है, टैक्स वैक्स सब कलेक्ट करेगी। आप जाके गवर्नमेंट को गांव के एरिया में बोलते हो ये जो जमीन है मेरे को ये चाहिए, मेरे को यहाँ फैक्ट्री खोलनी है, मैं गरीब लोगों को नौकरी देना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट कैलकुलेशंस करे कि हाँ भाई इस एरिया में इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ के लोगों को अगर यहाँ खुल गई इंडस्ट्री तो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों को फायदा होगा, तो चलो भाई इनको यहाँ पर खोलने देते हैं इंडस्ट्री और आपको सब्सिडी भी देंगे।
रॉ मटेरियल में सब्सिडी देंगे, जमीन सस्ते दाम में दिलवाएंगे, टैक्स का बेनिफिट देंगे, क्योंकि उसमें लोगों का भला इन्वॉल्व है। तो दोनों चीजें लेके चलती है गवर्नमेंट, यहाँ पर भलाई भी करती है, बिजनेसेस भी ग्रो करने देती है, और जैसा जरूरत पड़े उस हिसाब से टैक्सेस भी लगाती है, सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। फिफ्थ में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी सच अ सिस्टम इन विच इंपॉर्टेंट प्लेस इज गिवन टू इकोनॉमिक प्लानिंग इन टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। Coexistence of private and public sector is accepted in system. The system is also called as controlled economic system. तो मतलब दोनों के बेनिफिट्स लेके चल रही है। इकोनॉमी को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब कुछ ये पॉइंट पीछे वाले पॉइंट से तुमको थोड़ा रिलेटेड लगेगा, बिल्कुल रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको लेकिन लिखना ऐसे ही है जो यहाँ पर लिखा है, टेक्स्ट बुक की ही लाइनें हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या होता है, इकोनॉमिक डिसीजंस, थोड़ा एक बार इसको आपस अच्छे से पढ़ते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी सच इकोनॉमिक सिस्टम इन विच इंपॉर्टेंट प्लेस इज गिवन टू इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है कि कैसे गरीबों का भला करना है, कैसे अमीरों से पैसा निकलवाना है, कैसे प्रॉफिट भी कमाना है, पूरे देश की इकोनॉमी को कैसे संभालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह के सिस्टम में पूरी प्लानिंग से चला जाता है इसमें, ठीक है। कंट्रीज लाइक इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड, ये इस तरह के देशों ने मिक्स्ड सिस्टम को फॉलो किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। तो मेरे ख्याल से अब ये चैप्टर हो गया है खत्म। तो कैसा लगा है ये आपको पूरा का पूरा वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और अपने दोस्तों के बीच में से शेयर भी कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। अगर वीडियो में कुछ कमियां हैं तो वो भी मेंशन करना, नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में हम उसे और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मेरा पर्पस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सको अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।